आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं जो कि हमारा चल रहा था। और आज मैं आपको रिस्पॉन्सिव के बारे में कुछ मज़ीद बताऊंगा। कल हमने रिस्पॉन्सिव के लास्ट सेशन के अंदर हमने रिस्पॉन्सिव के बारे में देखा था कि रिस्पॉन्सिव आप किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्या क्या उसके यूज़ केसेस होते हैं और कौन कौन सी मल्टीपल मीडिया क्यूरीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम मज़ीद रिस्पॉन्सिव के बारे में देखेंगे और अगर टाइम मिला हमें तो फिर हम अपना प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। जो हमारा करंटली जो हमारा काफू का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था उसी के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे रिस्पॉन्सिव को। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूँ बैच 3 HTML CSS। ठीक है, responsive.html। responsive.html के अंदर आज मुझे आपको इसके रेंजेस के बारे में बताना है कि रिस्पॉन्सिव के अंदर आप रेंज किस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रेंज के बारे में आपको बताऊंगा कि आप रेंज कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर हम उसको उसके यूज़ केसेस देखेंगे कि हम यूज़ केसेस उसके जो है वो किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा रेंज आप जो डिफ़ाइन करते हैं रेंज की ज़रूरत आपको कब पेश आती है कि लेट सपोज़ कि आप चाहते हैं कि जो आपकी CSS है वो आपकी स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए अप्लाई हो और मतलब वो एक स्पेसिफिक रेंज की डिवाइसेस के लिए अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टाइल अप्लाई करना है सिर्फ टैबलेट स्क्रीन्स के लिए, सिर्फ टैबलेट्स के लिए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि वो स्टाइल मेरे मोबाइल के ऊपर भी अप्लाई नहीं होना चाहिए और वो स्टाइल मेरे डेस्कटॉप पर भी अप्लाई नहीं होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ रेंजेस हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करी है जैसे कि 768 और 1200 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ रेंजेस हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करी हैं। अच्छा, अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो आपको इस तरह की मीडिया क्यूरी लिखनी है जो कि आपको 768 और 1200 पर ही वो आपकी अप्लाई हो, तो वो आप किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के लिए आप जैसे हम यहाँ पर मीडिया स्क्रीन आप यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, यही सेम उसका सिंटैक्स यही सेम होते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है मीडिया स्क्रीन और इसके अंदर आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना है एंड, और एंड के अंदर आप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे लेट सपोज के मिनिमम विड्थ और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 768 px। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ एंड, और एंड के साथ मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ के अंदर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 1024 px। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी रेंज आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। रेंज का क्या मतलब है कि यहाँ पर मिनिमम विड्थ हमने डिफ़ाइन करी कि ये मुझे अप्लाई करना है जिसकी एटलीस्ट विड्थ 768 पिक्सल आपके डिवाइस की होनी चाहिए। ओके, और इसी तरह से मैंने यहाँ पर मैक्स विड्थ यहाँ पर डिफ़ाइन किया कि जिसकी रेंज जिसकी मैक्सिमम विड्थ 1024 पिक्सल है, सिर्फ उस डिवाइस तक ये अप्लाई करें, 1024 से अबव के लिए अप्लाई नहीं करें। तो ये हमने एक रेंज हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी जिसके अंदर हमने बताया कि सिर्फ टैबलेट का साइज़ हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप टैबलेट के लिए आप कोई ऐसा स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप कोई हेडर के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ टैबलेट के लिए आप जो है वो अपने फ़ॉन्ट साइज़ आप डिफरेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी जो आपकी UI है उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो वो उस तरह के आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए आप यहाँ पर अपनी रेंज आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी रेंज डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। लेट सपोज इन सारी क्यूरीज़ को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, मेरी जो फाइल है responsive.html को अपने पेज के ऊपर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा पेज है इसके ऊपर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोड में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने रिस्पॉन्सिव मोड यहाँ पर मैंने ओपन किया है और अभी मैंने यहाँ पर कोई स्टाइल मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया। इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल डिफ़ाइन कर देता हूँ बॉडी, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि हमारी जो डिवाइस है इसकी जो विड्थ है हमारी वो है 858। ठीक है, इसको मैं आपकी डिवाइस को छोटा करता हूँ। लेट सपोज के यहाँ पर जो मेरी डिवाइस का साइज़ है वो है 768। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 768
और 768 लिखने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ 1 पिक्सल, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो विड्थ है, आपका जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का, वो बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे अब डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि जो आप एलिमेंट्स के टैब के ऊपर आप जाएंगे तो एलिमेंट्स के टैब के ऊपर भी आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपकी वो CSS नहीं आ रही जो कि आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करी है। ठीक है, आपने बॉडी के ऊपर डिफ़ाइन करी है, हमने यहाँ पे बॉडी का टैग सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, हमने यहाँ पे ऑलरेडी बॉडी का टैग सेलेक्ट किया हुआ है अगर आप यहाँ पर देखें, लेकिन यहाँ पर आपकी CSS नहीं आ रही। ठीक है, CSS आपकी क्यों नहीं आ रही है, उसकी वजह यह है कि हमने जो इसके विड्थ है हम उस रेंज के से बाहर है। ठीक है, उस रेंज से हमने यहाँ पर जो डिफ़ाइन किया है ये हमने 767 हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, जो कि हमारी रेंज से बाहर है। रेंज हमने क्या डिफ़ाइन करी है, रेंज हमने डिफ़ाइन करी है 768, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ हमने डिफ़ाइन करी है 1024। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको 767 को चेंज करके मैं करता हूँ 768, तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो आपका यहाँ पर ब्लू वॉयलेट यहाँ पे अप्लाई हो गया, और आपको यहाँ पर आपकी मीडिया क्यूरी भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 768 और 1024। ठीक है, तो ये आपको मीडिया क्यूरी भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप अपनी रेंज से बाहर होंगे तो आपको यहाँ पर CSS आपको नहीं नज़र आएगी, क्योंकि वो CSS आपकी अब अप्लाई नहीं हो रही। ओके, अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि मैं इसको मिनिमम विड्थ की हमने रेंज देख ली, अब हम करते हैं 1024। ठीक है, तो 1024 पे आपको ये नज़र आ रही है, अब ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं अपना साइज़ आपका बड़ा करता हूँ 1025 में इसको करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर आपके जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि अगेन हम अपनी रेंज से बाहर हो गए। पहले हम मिनिमम विड्थ की रेंज से बाहर थे, अब हम मैक्सिमम विड्थ की रेंज से हम बाहर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी रेंजेस आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, और जो भी आपको CSS आपको यहाँ पर लिखनी है वो CSS आप यहाँ पर अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है कि आप में से किसी का, तो प्लीज़ पूछ लें। सर ये आपने लिखा मीडिया स्क्रीन एंड सर मैंने जो अभी मैं एक ट्यूटोरियल देखा था उसमें उन्होंने ओनली यूज किया हुआ था, तो सर ये एंड ओनली में क्या फर्क है? नहीं, ये एंड और ओनली आपका डिफरेंट है। ओनली आपका लिखा जाता है यहाँ पे, इस तरह से आपका ओनली लिखा जाता है। ओनली आपका तब लिखते हैं जब आप यहाँ पर असल में क्या होता है कि आपकी जो है जो आपकी मीडिया क्यूरी होती है आपकी प्रिंट के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप इस पेज को अगर आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप बनाना चाह रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे प्रिंट मोड में जब आप जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी ये मीडिया क्यूरी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो ये ओनली स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जो आपकी डिजिटल स्क्रीन है सिर्फ उनके लिए ये चीज़ काम करती है। प्रिंट फॉर्मेट मैंने आपको अभी बताया नहीं है, वो मैं जब मैं बताऊँगा तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, ग्रेट। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कि आप अप्लाई किस तरीके से करते हैं। काफू की वेबसाइट के ऊपर हमारा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है काफू की वेबसाइट का, उसके ऊपर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं कि आप किस तरीके से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है हमारी काफू की, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, काफू की वेबसाइट को। ठीक है, अच्छा, अब काफू की वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमारा मेटा का जो वर्ड है, मेटा का जो हमारा टैग है, ये हमें यहाँ पे अपने काफू की वेबसाइट पर हमें डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काफू की वेबसाइट का जो हमारा HTML पेज है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ मेटा नेम व्यू पोर्ट, और कंटेंट जो भी हमने कल यहाँ पे हमने लिखा था वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, ताकि ये हमारी वेबसाइट जो है इसको हम रिस्पॉन्सिव हम कर सकें। ठीक है, ये हमारी काफू की वेबसाइट है, और इसके ऊपर अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी ये वेबसाइट आपकी ये जो वेबसाइट है ये ऑलरेडी आपकी रिस्पॉन्सिव मोड में है, लेकिन हमें इसको ऑब्वियसली हमें इसके अंदर ये हमें कुछ स्टाइल्स हमें अब यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे, ताकि ये आपकी जो कंटेनर्स वगैरह का जो साइज़ है वो आपका प्रॉपर तरीके से आपका काम करे। और फिर इसके अलावा हमें इसके ऊपर भी हमें स्टाइल्स वगैरह कुछ अप्लाई करने पड़ेंगे। अच्छा, इसको करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ हमारा HTML का काम हमारा कुछ बाकी है, तो वो हम पहले कर लेते हैं, ताकि हमारी ये वाली चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाए कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये मेन्यू वगैरह भी आपके पास यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये मेन्यू वगैरह को भी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, सही है, ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि आप किस तरीके से ये मेन्यू की प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मेन्यू आपको जो आ रहा है ये आपका, अगर आप नोटिस करें तो ये आपका पूरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस मेन्यू को आप कहीं पर भी रख सकते हैं ग्लोबल फॉर्म के अंदर। कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि हेडर से पहले मैं यहाँ पर अपने पास एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। और इस डिव का मैं नाम दे देता हूँ मेन मेन्यू फॉर एग्जांपल, ठीक है। मेन मेन्यू का मैंने इसके अंदर नाम दिया, इसके ऊपर नाम दिया। और मेन मेन्यू के बाद मैं यहाँ पर जो मेरा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ अपना, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मेरा आ रहा है, ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये तकरीबन सिमिलर स्ट्रक्चर है जो हमने टैब का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, अगर आपको याद हो। तो जो टैब का स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो हमारा हॉरिजॉन्टल टैब्स है और ये हमारे वर्टिकल टैब्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका तकरीबन सिमिलर ही है, सिर्फ इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो आपका ये एनिमेशन का चेंज आ रहा है, जो कि आपका फ़ॉन्ट साइज़ आपका जो बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है। लेकिन इसके अंदर ये जो आपके टैब्स हैं ये आपके तकरीबन सिमिलर ही हैं। अगर आप यहाँ पर अगर आप टैब्स को देखें, जो हमने यहाँ पर टैब्स बनाए थे, टैब्स भी आपके सिमिलर तरीके से आपके काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर अभी हमने कंटेंट अपडेट नहीं किया था, बट ये टैब्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये जो आपका इसका जो स्ट्रक्चर है आपका, ये भी तकरीबन सिमिलर ही है। वो आपके यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल टैब्स आ रहे हैं, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल टैब्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके जस्ट वर्टिकल टैब्स हैं। ये दो आपके अलग अलग वर्टिकल टैब्स हैं और इसके अंदर आपका जस्ट फॉन्ट स्टाइल और आपका कंटेंट आपका चेंज है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपका CSS किस तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्विकली मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। मेन मेन्यू की मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, ओके। और इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ डिव क्लास, सॉरी जी, इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ डिव क्लास। और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ लेफ़्ट कॉलम और एक मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ राइट कॉलम, ओके। हमने लेफ़्ट कॉलम डिफ़ाइन किया, आप चाहें तो इसका डिफरेंट नेम्स ही आप रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नाम रख दें, इसका टैब्स रख दें और यहाँ पर आप इसका टैब कंटेंट नाम रख दें। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं जो आपको रेलिवेंट लगे, ठीक है। लेफ़्ट कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे UL बनाता हूँ LI और यहाँ पर मैं AHREF, ठीक है। AHREF के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ पर्सनल और बिज़नेस और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सनल बिज़नेस, ठीक है। राइट कॉलम के अंदर हमारे पास डिव होगी और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हम क्लास रख देते हैं टैब कंटेंट या फिर नैव कंटेंट, ओके। और यहाँ पर मैं ID डिफ़ाइन कर देता हूँ पर्सनल और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ बिज़नेस, ठीक है। अगेन इसके अंदर हमारे पास नेविगेशन होगी, ओके। नेविगेशन के अंदर मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये नेविगेशन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसकी, ओके। इसको मैं थोड़ी शॉर्ट हैंड कोडिंग करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं जो मेरे पास यहाँ पर इसकी जो नेविगेशन आ रही हैं, इसके अंदर मैं सिंपल हैश का मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इसके पेजेस नहीं है। जब हमारे पास पेजेस होंगे इसके तो फिर हम यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको लिंक कर देंगे, ओके। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर UL क्लास के अंदर मैं सबसे पहले स्टाइल दे देता हूँ नो लिस्ट और नैव के अंदर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ क्लास और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मेन नैव, ओके। यही सेम चीज़ हमारी इसके अंदर भी मैं रख देता हूँ। नैव को मैंने कॉपी किया और नैव को कॉपी करके नैव कंटेंट के अंदर मैंने रख दिया और बिज़नेस के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं इन दोनों लिंक्स को कॉपी कर लेता हूँ मैं, काफ़ी फॉर बिज़नेस और पार्टनरशिप्स, और इन सारे मेन्यूज़ को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा HTML स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अभी हमने CSS कोई भी नहीं लिखी इसकी, CSS अब हम इसकी लिखेंगे, ठीक है। CSS लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मेन मेन्यू को सबसे पहले हम यहाँ पर सेट कर देते हैं
ओके, मेन मेन्यू को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर साइड पर इसका जो हमारा टैब है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, स्प्लिट राइट, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी CSS है इसके अंदर में हम चले जाते हैं और CSS के अंदर हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ पर एक डिफ़ाइन करते हैं ग्लोबल CSS के अंदर मेन्यू स्टार्ट एंड, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए कमेंट लिखा है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से आप अपना कमेंट आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ मेन मेन्यू और इसके अंदर मैं सबसे पहले बताता हूँ पोजीशन फिक्स्ड, टॉप 0, राइट 0, हाइट 100%, ओके। और इसके अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ बैकग्राउंड कलर। अच्छा, बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं इसके अंदर RGBA बता देता हूँ। RGBA में हमारे पास होता है 255, ये हमारा कोड होता है वाइट का और ये हमारे पास इसकी ओपेसिटी होती है, ओके। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये मेन्यू आपको नज़र आ रहा है जो कि आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको नज़र आ रहा है। हमने इसकी विड्थ हमने डिफ़ाइन नहीं करी, तो विड्थ मैं यहाँ पे बता देता हूँ 100%, ठीक है। तो ये आपको 100% की विड्थ के ऊपर आपको ये मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, ओके। अच्छा, अब ये जो आपको मेन्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस मेन्यू के अंदर अभी हमने यहाँ पर कोई वाइट बैकग्राउंड हमने यहाँ पे प्लेस नहीं किया, जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ और यहाँ पर आपका एक सेक्शन आ रहा है जो जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो अप्लाई किया है वो हमने वाइट कलर यहाँ पर अप्लाई किया है, लेकिन आप चाहें तो इसको ब्लैक कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वाइट का जो कोड होता है वो आपका 255 होता है और ब्लैक का जो कोड होता है वो आपका 000 होता है, ठीक है। तो ये RGBA से आप क्या करते हैं, RGBA से जो आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है, ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है बैकग्राउंड की, ये आप अपने RGBA से मैनेज करते हैं, जो कि आपका RGBA का जो फुल फॉर्म आपका होता है वो होता है रेड ग्रीन ब्लू और ए का मतलब होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब ये है कि आप उसकी ट्रांसपेरेंसी आप उसकी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका RGBA का आपका फुल फॉर्म होता है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहले आप अपना कलर वेरिएशंस आप बताते हैं, फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बताते हैं कि आपको कितनी रखनी है। ट्रांसपेरेंसी आपकी 0.0 से स्टार्ट होके 1 तक आपकी जाती है, तो इसके अंदर आप 0.5 0.8 इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हमने यहाँ पे मेन मेन्यू बनाया। मेन मेन्यू के अंदर मैं यहाँ पर एक और डिव बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ कंटेंट एरिया, फॉर एग्जांपल क्लास कंटेंट एरिया, ओके। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ मेन मेन्यू कंटेंट एरिया बैकग्राउंड वाइट, ओके। इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं तो आपको यहाँ पे वाइट कलर का बैकग्राउंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। इसके अंदर भी मैं कर देता हूँ नो लिस्ट, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर अपने मेन्यू को अगर आप यहाँ पर अपने, अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड बाय साइड में इसको कर लेता हूँ ताकि जो आपको जो हमें बार बार स्विच करनी पड़ रही है विंडो, वो हमें स्विच नहीं करनी पड़े और आपको एक ही व्यू के अंदर दोनों चीज़ें आपको नज़र आ जाएँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ठीक है। तो मोस्टली हम यहाँ पर CSS पर ही काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर CSS को ओपन कर लेता हूँ, global.css, ओके। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डेस्कटॉप और इसके अंदर आपको यहाँ पे ये मेन्यू नज़र आ रहा है, ओके। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आपकी, यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट नज़र आ रही है, ठीक है। और ये हम यहाँ पर अपनी CSS हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, मेन मेन्यू, ओके। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक बॉक्स हमने बनाया है और इस बॉक्स के अंदर अच्छा इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर यहाँ पर अपना बैकग्राउंड एक बनाया है और इस बैकग्राउंड को हमने क्लास दी है कंटेंट एरिया की, जो कि आपका मेन मेन्यू के अंदर है, ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम अपने थोड़े से स्टाइल्स हमें डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप अपनी UI के ऊपर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास स्पेसेस वगैरह भी आ रहे हैं, जो कि आपका ऑब्वियसली आपके पैडिंग्स हैं,
ठीक है। तो हम यहाँ पे पैडिंग डिफ़ाइन करते हैं 30 पिक्सल और इसको हम हाइट डिफ़ाइन कर देते हैं 100 VH। VH का क्या मतलब होता है? VH का मतलब होता है आपकी व्यू पोर्ट हाइट, ओके। और इसके अंदर हम मैक्स विड्थ हम डिफ़ाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज 700 px फॉर एग्जांपल, ठीक है। 600 कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब ये आपका लेफ़्ट पर आ रहा है, हमें इसको राइट पर शिफ्ट करना है। तो हम जो इसका हमारा जो हमारा पेरेंट है, इसको हम बताएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स एंड, ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड पर आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने विड्थ यहाँ पे डिफ़ाइन करी है। तो जब हम फ्लेक्स हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमें फ्लेक्स, या तो आप फ्लेक्स बेसिस आप यहाँ पे डिफ़ाइन करें, फ्लेक्स बेसिस और 600 पिक्सल, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको ये एक आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। तो नॉर्मली आपकी विड्थ जो आपकी होती है वो आपकी नॉन फ्लेक्स एट्रीब्यूट जो आपके होते हैं उनके साथ काम करती है। लेकिन फ्लेक्स जब आपने फ्लेक्स यूज़ किया हुआ है तो उसका जो चाइल्ड है वो आपको फ्लेक्स बेसिस आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा आपका सही तरीके से काम करता है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो एक हमारे पास यहाँ पर है जो कि हमारा राइट कॉलम है और एक हमारा लेफ़्ट कॉलम है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के लिए भी हमने एक क्लास बनाई हुई है, उसको हम यहीं पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं फ्लेक्स बॉक्स, और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ अलाइन आइटम्स। फ्लेक्स बॉक्स हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया और लेफ़्ट कॉलम को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लेफ़्ट कॉलम को मैं यहाँ पे बता देता हूँ विड्थ लेट्स सपोज 30%, फ्लेक्स बेसिस, और इसी तरीके से राइट कॉलम को मैं यहाँ पे बता देता हूँ 70%, ओके। तो आपको यहाँ पर इसकी विड्थ आपको नज़र आ रही है। ये आपकी जो लेफ़्ट कॉलम है इसकी विड्थ आपकी 30% अप्लाई हो गई है आपके लेआउट के ऊपर, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी जो विड्थ अप्लाई हो रही है वो आपकी 70% अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेक श्योर करें कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपकी आउट नहीं होनी चाहिए, कि ये आपकी 100% से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग मेक श्योर करिएगा कि जो आपकी कैलकुलेशन है ये आपकी आउट नहीं होनी चाहिए किसी भी केस के अंदर, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 कॉलम है तो अगर आप 3 कॉलम कर रहे हैं या 4 कॉलम्स हैं आपके लेआउट के अंदर, लेकिन ये कैलकुलेशन जो आपकी हैं वो आपकी 100% से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये जितने कॉलम्स हैं उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपके चारों कॉलम्स आपकी इक्वल विड्थ के साथ हैं तो फिर आप ऑब्वियसली 25% यूज़ करेंगे। अगर आपके 5 कॉलम है तो आप 20% यूज़ करेंगे। अगर आपके 3 कॉलम्स हैं और 2 कॉलम्स की विड्थ आपकी 50% के अंदर है और एक कॉलम की विड्थ आपकी अलग 50% पर है, तो फिर ये है कि उसके लिए आप 2 कॉलम्स के लिए 25% और फिर थर्ड कॉलम के लिए आप 50% आप यूज़ करेंगे। मतलब ये आपकी जो कैलकुलेशन है ये आपकी 100% तक एंड हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप इसको सम करें तो ये 65 + 35 आपका ये 100% आपका हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये 35% मेरा ये अप्लाई हो गया, ओके। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा 65% ये अप्लाई हो गया, ओके। इसके अंदर एक चीज़ और मुझे रखनी है, वो क्या रखना है मुझे कि मुझे यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर आइकन आ रहा है क्लोज का, ये आइकन मुझे यहाँ पर रखना है। इसके लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ flaticon.com पे या फिर आइको फॉन्ट, ठीक है। यहाँ से जाके मैं एक क्रॉस का आइकन जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मेरे पास क्रॉस के आइकन्स आ रहे हैं, मैं यहीं से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड के साइज़ को भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको छोटा आइकन चाहिए तो आप छोटा आइकन आप डाउनलोड कर लें, अगर आपको बड़ा आइकन चाहिए तो आप बड़े आइकन को आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसका आइकन मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ इसके आइकन के ऊपर और इसका मैं साइज़ बता देता हूँ, क्लोज आइकॉन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया
कॉपी करके जो मेरे पास यहाँ पर फाइल आ रही है, जो मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्लोज आइकन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लोज का आइकन यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि इसको मैं बंद करता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस मिल जाए। अच्छा, अब responsive.html के अंदर मुझे क्लोज का आइकन मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। जो हमारा मेन पेज है इसके अंदर मुझे क्लोज का आइकन मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर एक बटन लगाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ या फिर एक इमेज में यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, इमेज में यहाँ पे एक लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एसेट्स इमेजेस क्लोज आइकन डॉट png। ओके, और अब मैं यहाँ पर जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लोज का आइकन आपको नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली हमें इसको स्टाइल करना पड़ेगा, हम इसको क्लास दे देते हैं क्लोज आइकन। ओके, तो हमने यहाँ पर एक CSS लिखी क्लोज आइकन की और इसको मैंने विड्थ डिफ़ाइन कर दी फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, हाइट मैंने डिफ़ाइन कर दी 30 पिक्सल। ठीक है, और कम भी कर सकते हैं हम इसको 24, ओके 22, या और भी कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 18। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आइकन प्लेस किया। अब इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 राइट 0। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे आइकन आ गया पोजीशन टॉप राइट के ऊपर और मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ 30 पिक्सल। ओके, ये मेरे पास आइकन यहाँ पे प्लेस हो गया। और इसका भी मैंने कोई वो नहीं बताया कि इसका रिलेटिव वगैरह क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक फ़िक्स पोजीशन के अंदर है तो इसका रिलेटिव ऑब्वियसली इसका फ़िक्स पोजीशन वाला ही इसका रिलेटिव होता है। अगर आपने ये पोजीशन यहाँ पे पेरेंट को नहीं बताई होती तो फिर आपको इसका रिलेटिव आपको बताना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर ये एब्सोल्यूट के अंदर है तो ऑब्वियसली जो क्लोजेस्ट एब्सोल्यूट है वो इसका रिलेटिव ऑटोमेटिकली इसका हो जाता है। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर हमने कुछ क्लासेस हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करी हुई हैं मेन मेन्यू लिस्ट की। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने मेन मेन्यू लिस्ट हमने डिफ़ाइन किया हुआ है और इधर भी मेन मेन्यू लिस्ट डिफ़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर हम क्लास चेंज कर देते हैं अपनी, बल्कि लेफ़्ट कॉलम के अंदर ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेफ़्ट कॉलम के अंदर जो हमारे ए हैं इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ कलर या फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। ओके, तो आपको इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और जो हमारा कलर है कलर हम यहीं से इसका पिक कर लेते हैं। ओके, कलर में यहाँ पे इसका अप्लाई करता हूँ जो हमारा कलर मेन कलर है और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, आपको अगर पैडिंग्स वगैरह भी आपको अप्लाई करनी है तो आप पैडिंग्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पैडिंग के ऊपर अगर आप यहाँ पे 10px आप वर्टिकल पैडिंग अप्लाई करें तो आपका ये स्पेस थोड़ा सा आ जाता है और आपका जो क्लिक एरिया है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्जिन भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मार्जिन से क्या होता है कि फिर वो आपका क्लिक एरिया आपका कम रहता है। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो स्पेस आ गया, लेकिन बीच में आप जब लेके जाते हैं अपने कर्सर को तो ये आपका क्लिकेबल नहीं होता है, क्योंकि मार्जिन क्या करता है, मार्जिन आपका बाहर की तरफ से स्पेस निकालता है। और मैं जो ये पैडिंग अप्लाई, ये जो मार्जिन मैंने अप्लाई किया, ये मैंने ए पे अप्लाई किया, तो दैट मीन्स कि बाहर की तरफ से उसने स्पेस निकाला है। तो इस वजह से आपका ये बाहर का एरिया स्पेस तो आ गया लेकिन वो क्लिकेबल नहीं है। तो बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हम यहाँ पे मार्जिन के बजाय हम यहाँ पे पैडिंग यूज़ करते हैं, ताकि ये जो आपका बाहर का एरिया है ये आपका क्लिकेबल रहे। अगर आप पर्सनल पे लेके जाते हैं तो पर्सनल क्लिकेबल है, अगर बिज़नेस पे लेके जाते हैं तो आपका बिज़नेस क्लिकेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये मेन्यूज़ आ रहे हैं। इन मेन्यूज़ को हम यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं। मेन्यूज़ के ऊपर हमने ऑलरेडी क्लास दी हुई है मेन मेन्यू लिस्ट की, यहाँ पर हम दे देते हैं मेन मेन्यू लिस्ट और इसके अंदर हमारे पास ए है और इसके अंदर भी जो आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ और कलर्स हैं वो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16px। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर मैंने यहाँ पे 16px लिखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन।
अच्छा, अब इसके अंदर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन हमने यहाँ भी डिफ़ाइन किया है और हमने यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया है, और यहाँ पर हमें डिस्प्ले ब्लॉक भी हमें डिफ़ाइन करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ए होता है वो आपका डिस्प्ले इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक होता है। ठीक है, तो हमने डिस्प्ले ब्लॉक हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो हम यहाँ पर इसको अपनी कोड की डुप्लीकेशन बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक मेन मेन्यू की क्लास डिफ़ाइन करें और इसके अंदर जितने भी ए हैं उनको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन और डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो फिर हमें इसको यहाँ पर हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा कोड इससे थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और कलर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि कलर भी हमारा कॉमन है, जो हमारे कॉमन स्टाइल्स हैं वो हमने यहीं पर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो जो आपका मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू का मतलब ये है कि जो आपका पूरा मेन मेन्यू आ रहा है जिसके अंदर आपकी पूरी HTML है आपके मेन्यू की, वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका कोड आपका रिड्यूस हो गया, लेकिन आपका स्टाइल आपका सिमिलर ही है। ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब आप अगर देखेंगे तो आपका कोड हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, लेकिन आपका स्टाइल जो है वो आपका सिमिलर ही है। तो रिड्यूस हमने सिंपल अपनी जो स्ट्रेटजी है वो हमने अपनी थोड़ी सी चेंज करी, इसके अंदर हमने जो हमारे कॉमन स्टाइल्स थे, स्पेशली ए के अंदर जो हमारा लिंक है उसके ऊपर जो हमारे कॉमन स्टाइल्स है वो स्टाइल हमने अलग अलग सेपरेटली यूज़ करने के बजाय हमने एक ही यहाँ पर हमने डिफ़ाइन कर दिया पेरेंट क्लास के साथ, जो बिल्कुल मेन पेरेंट क्लास है मेन्यू की उसके साथ, और उसके अंदर हमने बता दिया कि जितने भी ए हैं उसके अंदर ये कॉमनली ये इन स्टाइल्स को वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई कर दे, तो फिर हमें उसको जो है वो अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा, यहाँ पर मुझे पैडिंग अप्लाई करनी है, तो पैडिंग मुझे यहाँ पर जो अप्लाई करनी है इसको मैं दे देता हूँ 5px। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैडिंग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, ये पैडिंग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, 8px या 10px, जो भी आपको यहाँ पे रखनी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल 6 रख कर देता हूँ ताकि एवरेज हो। ओके, तो ये पैडिंग्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, और आपको यहाँ पर हमारे ये दोनों मेन्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा आपको यहाँ पर आपका मेन्यू नज़र आ रहा है, जो आपका पूरा मेन मेन्यू है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी जेक्यूरी हम क्रिएट करते हैं। जेक्यूरी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले हम इसको करेंगे डिस्प्ले नन। ओके, और फिर हम इसको बताएंगे यहाँ पर कि जब ये एक्टिव होगा आपका, तब इसकी जो CSS है वो आपकी डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो CSS है वो आपकी डिस्प्ले नन है। ठीक है, और जब आप इसके ऊपर एक्टिव की क्लास अप्लाई करेंगे तब आपकी जो इसकी CSS है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं कि आपका जो मेन्यू है वो आपका यहाँ से हाइड हो गया है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, वो मेन्यू आपका हाइड हो गया, और जैसे ही मैं इसके ऊपर एक्टिव की क्लास अप्लाई करूँगा आपके मेन मेन्यू के ऊपर, तो आपका वो स्टाइल जो है वो आपका यहाँ से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये स्टाइल यहाँ पे आपका विजिबल हो गया। अच्छा, अब ये जो एक्टिव की क्लास हमें अप्लाई करनी है, ये एक्टिव की क्लास हमें अप्लाई करनी है जब यूज़र आपके हैमबर्गर के ऊपर क्लिक करेगा। ओके, तो हैमबर्गर पे क्लिक करने के बाद, हैमबर्गर पे क्लिक कैसे हम ट्रिगर करेंगे, हमने जैसे यहाँ पर टैब के लिए हमने क्लिक यहाँ पर ट्रिगर किया था, यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ टैब्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक डिफ़ाइन कर देता हूँ हैमबर्गर। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसी तरह से एक छोटी सी जेक्यूरी में यहाँ पर लिख देता हूँ एक छोटी सी जेक्यूरी में यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मेरा हैमबर्गर की जो मेरी क्लास है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हेडर राइट के ऊपर हमने एक हैमबर्गर बनाया हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे बताता हूँ हैमबर्गर डॉट ऑन क्लिक फंक्शन। अच्छा, अब मैं इसको बताऊँगा कि बॉडी के अंदर फाइंड मेन मेन्यू डॉट टॉगल क्लास या फिर ऐड क्लास। ऐड क्लास क्या करना है, हमें एक्टिव की क्लास ऐड करना है, और इसके बाद मुझे बताना है क्लोज आइकॉन डॉट ऑन क्लिक फंक्शन, और मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ दिस, बल्कि मैं यहाँ पे बताता हूँ मेन मेन्यू डॉट ऑन डॉट रिमूव क्लास एक्टिव। ओके,
तो हमने यहाँ पर छोटी सी हमने एक यहाँ पर jQuery लिखी, जिसके ऊपर मैंने इसको बताया कि जो आपका हैमबर्गर का जो मेरा आइकॉन है, इसके ऊपर जब यूज़र क्लिक करे तो क्लिक करते ही मेन मेन्यू के ऊपर क्लास ऐड कर दें एक्टिव की। ओके, और जब ये आपका ओपन हो जाएगा तो उसके बाद जो आपके पास क्लोज का आइकॉन है, इस पर क्लिक करने के ऊपर आपकी मेन मेन्यू से एक्टिव की क्लास को रिमूव कर दे। ये बहुत ही सिंपल सी मैंने यहाँ पर एक jQuery यहाँ पर मैंने लिखी है। ठीक है, अब एक चीज़ मेरी रह गई है कि क्लोज के आइकॉन के ऊपर मुझे क्लास यहाँ पर देनी है। अगर वो नहीं दी हुई है, क्लास हमने ऑलरेडी दी हुई है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्लास हमने सही डिफ़ाइन करी है या नहीं। ओके, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर मेरा हैमबर्गर मेन्यू नज़र आ गया, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा हैमबर्गर मेन्यू यहाँ से क्लोज़ हो गया। ठीक है, तो हमारा ये हैमबर्गर मेन्यू ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ये टैब्स आप ख़ुद बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये टैब्स की जो प्रैक्टिस है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई करी हुई है, तो सेम ही चीज़ हमें आपको भी यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो वो आप खुद ही इसको बनाने की कोशिश करें। अगर आप कहेंगे तो फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको ये बना कर दिखा दूँगा। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर जी ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अगर ज़्यादा हो रहा है तो बता दें, मैं इसको फिर एंड कर दूँगा। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जहाँ पर आपने लिस्ट क्रिएट की है, वहाँ पर आपने जो नैव क्रिएट किया उसका पर्पस क्या है? इस नैव की बात कर रही हैं? सर जहाँ पे आपने कॉलम्स क्रिएट किए हैं, अब लाइक आपने राइट कॉलम एक डिव बनाया है, एक क्लास बनाई है, फिर उसके बाद आपने नैव के क्लास बनाई है, फिर आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दी है जिसको आपने क्लास फिर से दिया नो लिस्ट। तो आप नो लिस्ट को ही आप क्लास को यूज कर सकते थे, नैव की क्लास को आपने बनाई। जी देखें, पुराने सेशंस के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं मैं उनको आपको साथ साथ लेके चलता हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी जनरल क्लासेस हैं, जो आपकी रीयूजेबल क्लासेस होती हैं, आप उनके ऊपर कभी भी आप अपने न्यू स्टाइल्स को आप अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपकी जनरल क्लासेस होती हैं वो आपकी ऐसी क्लासेस होती हैं कि उनको आप पूरी वेबसाइट में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना है किसी स्पेसिफिक क्लास के ऊपर, उसके लिए आप हमेशा नई क्लास के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। अगर आप जनरल क्लास के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो फिर जो आप पे कॉमन स्टाइल्स हैं, जो आपकी रीयूजेबल क्लासेस हैं, वो आपकी उससे फिर वो डिस्टर्ब हो जाती हैं आपकी। ठीक है, जब आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करते हैं तो उसके ऊपर आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपकी यही होती हैं कि आप जो आपके कॉमन स्टाइल्स हैं उनको आप सेपरेट रहने दें, और जो आपके न्यू स्टाइल्स हैं उनको आप सेपरेट रहने दें, ताकि आपका जो कोड स्टाइल है वो आपका डिस्टर्ब ना हो। अब लेट सपोज के फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकता था कि मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, और मैं यहाँ पर नो लिस्ट के साथ ही मैं यहाँ पर एक क्लास आपकी यहाँ पे अप्लाई कर देता, या फिर मैं नो लिस्ट के ऊपर ही मैं यहाँ पर एक global.css के अंदर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता। तो इससे भी हमारा काम तो हो जाता, लेकिन जो आपका जो कोड राइटिंग है वो आपकी बिल्कुल उससे डिस्टर्ब हो जाती है। अभी तो हमारा काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, लेकिन जब आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करते हैं तो उसके ऊपर आपको फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, क्योंकि ये वो क्लासेस होती हैं जिनको आप रिस्पॉन्सिव में भी इसके स्टाइल्स को आप ओवरराइड कर रहे होते हैं। तो अगर आपने इस चीज़ को अगर आपने मिक्सअप कर दिया तो मिक्सअप करने के बाद फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जब आप रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे, या फिर जब आपके मल्टीपल डेवलपर जब आप पे काम कर रहे होते हैं एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इट्स गुड कि आप जो है इसको सेपरेट रखें अपने स्टाइल्स को, और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप उसको अब यहाँ पर आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक कमेंट दे दूँ राइट सेक्शन का या फिर राइट कॉलम का, ठीक है। लेकिन पहले ये प्रैक्टिस होती थी कि हम यहाँ पे हर एक चीज़ का हम यहाँ पे कमेंट लिखते थे, जो आपके न्यू डेवलपर्स होते हैं उनके वो यूजेज में आता था, ठीक है। लेकिन अब आप क्लासेस के नाम ही आप ऐसे रखते हैं कि वो आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ताकि आपको देखने से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो इस तरह की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कोशिश करें कि उनको फॉलो करें, ताकि आपके जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आप जो है वो प्रिपेयर रहें। जी क्लियर है? यस सर क्लियर है। ग्रेट जी, और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? सर ये मतलब इनका क्या मतलब है? अच्छा, ये जो
ए के जो टैग्स होते हैं ना, इनका मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ पे क्लिक करने पे अगर आपको किसी दूसरे पेज पे भेजना होता है यूज़र को, तो आप ए का एंकर टैग आप यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप उस पेज का आप नाम बताते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर हैश वैल्यू यूज़ करी है क्योंकि अभी हमने ये पेजेस नहीं बनाए। तो जब आपके ये पेजेस बने हुए होते हैं तो आप href ए के एंकर टैग के साथ आप href लगाते हैं और यहाँ पर आप उसका जो पाथ है वो आप डिफाइन करते हैं। जी क्लियर है? यस सर। सर कोड शेयर कर लेंगे आप? कोड में शेयर कर देता हूँ आपसे। अच्छा, जो न्यू यूज़र्स हैं, जो न्यू जॉइनर्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा जो कोड है, कोड बेस है, वो हमारा पड़ा हुआ होता है, वो हमारा रखा हुआ है गिटहब के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कोड बेस जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। अगर इन केस के आपको देखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसकी रिपोजिटरी आपसे शेयर कर देता हूँ मैं चैट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको कोड बेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ ताकि वो आप लोगों को जो इसका कोड बेस कोड जो हमारा लेटेस्ट कोड अपडेटेड है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं जूम पर आपको शेयर कर देता हूँ। जी ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का कुछ पूछना चाह रहे हैं? पुराने सेशंस के हवाले से ऑल क्लियर? कोई कुछ पूछना है आप में से किसी को पुराने सेशंस के हवाले से, या फिर मीडिया क्यूरी में जो मैंने रेंज बताई आपको उसके हवाले से? मीडिया क्यूरी की इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जस्ट मेक श्योर कि जहाँ तक अभी हमने जहाँ तक काम किया है वहाँ तक आप लोगों की सारी क्लैरिटी हो, ताकि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जब हम मीडिया क्यूरीज़ को यूज़ करें तो उसके अंदर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो गिटहब है आपका वो मैं आप लोगों के एक सेशन को मैं अरेंज करूँ, स्पेशल सेशन को, जिसके अंदर मैं आपको गिटहब के बारे में बताऊँगा कि गिटहब के अंदर किस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं जब आप मल्टीपल टीम मेंबर्स के साथ काम करते हैं। तो होपफुली वो नेक्स्ट वीक के अंदर वो सेशन मैं अरेंज करूँगा। वो एडिशनल सेशन होगा आपका, जो आपके नॉर्मल रेगुलर सेशंस होते हैं उनके अलावा। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।